हेलो एवरीवन। आइए आज डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 28 सोशल साइंस की, और जिसकी डेट है 8 ऑफ सितंबर 2020। ये वर्कशीट है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी लेसन पर, यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपका इकोनॉमिक्स का लेसन 4 है और बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो दो मेन टॉपिक्स जो आज की वर्कशीट में डिस्कस किए जा रहे हैं वो है फॉरेन ट्रेड एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। सबसे पहला टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनी। बेसिकली इस पूरी वर्कशीट में मल्टीनेशनल कंपनी लिखा गया है, बट एक्चुअली एमएनसी की फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मैं वही बोलने वाली हूँ। सबसे पहली चीज तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। वो कंपनी जिसका एक से अधिक देश में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व है, यानी कि वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्री में प्रोडक्शन कंट्रोल करती है। अगर कोई एक कंपनी है और वो सपोज इंडिया में अपना सामान बनाती है और वो अमेरिका में बेचती है, तो वो एमएनसी नहीं है। उस कंपनी को अपना कोई प्रोडक्शन या कोई और बिजनेस का काम अमेरिका में या चाइना में या जापान में या किसी भी एक से ज़्यादा कंट्रीज में उसको रखना होगा, तभी उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाएगा। थोड़े टाइम पहले तक क्या होता था कि इंडिया में ज़्यादातर हम रॉ मटेरियल और फूड आइटम्स जो होती थी वो तो हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन हम जो रेडीमेड गुड्स होते थे वो हम इंपोर्ट करते थे। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में थोड़ा कम था, बट ग्रेजुअली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इंडिया में आने लगी और अपनी ऑफिसेज और फैक्ट्रीज सेटअप करने लगे, और यहाँ पे इनका बिजनेस बढ़ा। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दूसरी कंट्री में जाती क्यों है भाई? क्यों वो अपनी कंट्री में रहकर प्रोडक्शन नहीं कर लेती? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मेन एम जब भी वो किसी और कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करती है, तो वो होता है चीप लेबर, चीप रिसोर्सेज एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। जहाँ पे भी उसको सस्ती लेबर मिलती है वहाँ पे जाके वो प्रोडक्शन शुरू कर देती है। जहाँ पे भी स्किल्ड लेबर मिलती है वहाँ पे वो जाकर लेट्स से कॉल सेंटर खोल लेती है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कमी आती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में दिया हुआ है। एक एमएनसी है जो अपने कोई एक प्रोडक्ट बेचती है, एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो बेचती है, नाम नहीं दिया हुआ एमएनसी का, लेकिन इसके रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स में है। यानी डिजाइनिंग जो कंपनी के प्रोडक्ट की होती है, कैसा डिजाइन बनेगा, क्या रिसर्च है, वो सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है। चाइना में क्यों होती है? क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ते में होता है। देखते हैं ना चाइनीज सामान इतना सस्ते में कैसे पहुंच जाता है। उसके बाद ये सारा सामान मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में शिप किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां पे इसकी असेंबलिंग होती है। असेंबलिंग यानी सामान को इकट्ठा करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि सब कुछ सारी चीजें चाइना में नहीं है। कोई उस इक्विपमेंट का पार्ट किसी और कंट्री में मिलेगा, कोई किसी और कंट्री में मिलेगा। तो फाइनल असेंबलिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाना जो है वो होता है मेक्सिको और यूरोप में। और उसके बाद जो उस कंपनी के कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में लोकेटेड है। यानी जब कॉल सेंटर का क्या होते हैं, जहाँ पे आप कॉल करके कोई समस्या पूछते हैं, तो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, जैसा पिक्चर में दिख रहा है इस तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं। तो ये कंपनी अपना बिजनेस 4 कंट्रीज में फैलाया हुआ है। ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दूसरी कंट्रीज में अपना बिजनेस इसलिए फैलाती है क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिडक्शन इन कॉस्ट। इंडिया में जो है लेबर बहुत सस्ती मिलती है और इंग्लिश स्पीकिंग लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज इंडिया में आके कॉल सेंटर्स खोलती हैं। कंट्रीज नहीं, कंपनीज। ओके। मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, यानी एक से ज़्यादा कंट्री में प्रोड्यूस भी करती है और बेचती भी है। अब जब कोई कंपनी या इवन हम जब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट खरीदने पे पैसा खर्च करते हैं, तो उस पैसे को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश। क्योंकि जब हम लैंड खरीदते हैं या बिल्डिंग खरीदते हैं या मशीन खरीदते हैं, तो उस पे जो हम पैसा खर्च करते हैं उससे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें आगे उससे और कमाई करनी है। मशीन से हम सामान बनाएंगे और कमाई होगी। तो इस पैसे को, इस खर्चे को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। और यही इन्वेस्टमेंट जब एक मल्टीनेशनल कंपनी करती है तो इसको कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
अब जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसके बिजनेस करने के कई तरीके हैं, कई तरीके से वो बिजनेस कर सकती है। वो है ये, एमएनसीज में कोलैबोरेट विद लोकल कंपनी, यानी एमएनसीज जब आप सपोज बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आई और उन्होंने एक लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। दूसरा तरीका है एमएनसी कोई लोकल कंपनी खरीद ही ले। तीसरा तरीका है एमएनसी में प्लेस ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यानी कि छोटे प्रोड्यूसर्स पे ऑर्डर देगी और उनसे अपना सामान बनवाएगी और उसे अपने ब्रांड नेम से बेचेगी। ये देखिए आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, ये लुधियाना में बैठी कुछ औरतें हैं, ये फुटबॉल बना रही हैं और ये फुटबॉल ये एक बहुत बड़ी एमएनसी को बेचती हैं और वो एमएनसी इन फुटबॉल पे अपना नाम लगा के आगे बेच देती हैं। सो ऐसा बहुत कंपनीज करती हैं कि एक छोटे प्रोड्यूसर से सामान बनवाती हैं अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि वो उससे सस्ते में मिल जाता है और उसके बाद वो उसी सामान को महंगे दामों पे बेच देती है। और चौथा तरीका है एमएनसी कैन सेट अप देयर ओन प्रोडक्शन यूनिट, अपनी ही खुद की प्रोडक्शन यूनिट, अपनी ही कंपनी खोल ले। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएनसी किस तरह से दूसरी कंट्रीज में निवेश करती है या इन्वेस्टमेंट करती है। वो या तो कोलैबोरेट करेगी या दूसरी कंपनी खरीदेगी या अपनी कंपनी बनाएगी या फिर छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दूसरे कंट्री को सामान बेचना और उनसे सामान खरीदना। सो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कंट्रीज इंटीग्रेट होती हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज का आपस में मेल जोल। मेल जोल के बहुत दूसरे तरीके भी हैं, एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, जॉब करने के लिए लोग जाते हैं, और एडवेंचर के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, उससे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। मगर फॉरेन ट्रेड बहुत पहले से ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता आया है। एक केस स्टडी दी हुई है, क्विकली देख लेते हैं। होंडा कंपनी थी और एक हीरो ग्रुप था, तो इन दोनों ने मिलके हीरो होंडा कंपनी बनाई और 2.8 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया और 2010 में इस कंपनी ने 4.5 मिलियन टू व्हीलर्स इंडिया में बेचे, यानी तकरीबन 45 लाख। 2014 में होंडा ने अपने शेयर्स जितने भी थे वो हीरो ग्रुप को दोबारा बेच दिए। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल्स बहुत सुनी होंगी आपने। अब फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो फॉरेन ट्रेड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वैसे मैं आंसर स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ। फॉरेन ट्रेड का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, व्हाट इज द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज इन द पास्ट। डिफरेंट कंट्रीज पुरानी टाइम में किस तरह से कनेक्ट होती थी, तो मेन चीज थी फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार। और फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस ये भी बता दिया है। एमएनसी का मीनिंग पूछा गया है, दो एमएनसीज के एग्जाम्पल पूछे गए हैं थर्ड क्वेश्चन में, और ये कंपनी क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो आप आंसर देख सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएनसी सेटअप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी मैंने बताया था। एमएनसी किसी भी डेवलपिंग कंट्री में सेटअप करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट यानी खर्चे को कम करना, क्योंकि ऐसी कंट्रीज में एमएनसी अपना बिजनेस सेटअप करती हैं जहाँ स्किल्ड लेबर, रॉ मटेरियल सब कुछ सस्ते में अवेलेबल हो, मार्केट आसपास हो। और फिफ्थ क्वेश्चन भी मैं समझा चुकी हूँ, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया है, ये वर्कशीट में नहीं गिवन है। ये क्यों दिया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वर्कशीट में एक्सप्लेन किया गया है। और ये रहे हिंदी के आंसर्स। सो क्विकली आप अपने वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को देख सकते हैं। So thank you so much everyone.